ये MPPSC 2019 का रिजल्ट अभी आया है, हालांकि परीक्षा बहुत पहले हुई थी और उसमें मुझे 15th रैंक मिली है। मतलब लगभग 3-4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, अटेम्प्ट किया था। हाँ ठीक से चल। अगर इसको चाहे तो इसको दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर काम करिए, वो छोटा वाला मेरा माइक कहाँ गया, क्लास वाला? ठीक, इसको आके रख। हाँ वो बढ़िया, वो आपका क्लास ठीक, वाला ना, हाँ। वो वाला बेस्ट है। कहाँ पे? जितना पास में रहे उतना सही। तो मैं बोल रहा था कि 3-4 लाख लोग, लगभग 4-5 लाख लोग इसमें अपियर होते हैं प्रिलिमिनरी के लिए, फॉर्म भरते हैं। और वो सिर्फ MP से नहीं होते हैं, MP से होते हैं, UP से होते हैं। हमारे जो हिंदी भाषी स्टेट हैं नॉर्थ के, लगभग वहाँ से होते हैं सारे बच्चे। फिर उनके बीच से 5-6 हज़ार लोगों का प्रीलिम्स में चयन होता है, एक सीट के लिए 15 लोगों का। और फिर हम मेंस देने जाते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 3 माह बाद। दूसरा माइक है क्या? जी जी सर, अरेंज करिए उसको। वो वाला है ना, उसको किससे मंगवा रहे हैं? वो आगे 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 ठीक आवाज़ आए बस। ठीक है, अच्छा। तो 3-4 लाख लोग लगा दो ना। हाँ, स्टार्टिंग से कर तो मैंने पहले अपना परिचय दिया था और ये भी बताया कि मेरी 15th रैंक 2019 के MPPSC एग्ज़ाम में आई है। फिर इसका प्रोसीजर ये था कि पहले नोटिफिकेशन आता है तो 200-300 पद या 400 पद ऐसे करके आते हैं इसमें, और मैं एक ब्रीफ परिचय अपना ले देता हूँ क्या है कैसे। तो मैंने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया था और 2020 में, मैंने 2020 में इसका एग्ज़ाम दिया हुआ था और 21 में मेंस दिया था, इंटरव्यू बाद में हुआ था। तो उसमें मेरी 15th रैंक लगी। 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से मतलब आखिरी 15 में आने के लिए मेहनत चाहिए होती है। सबसे बड़ी चीज़ वही रहती है कि हम लोग जितना कुछ पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब वो बात सिर्फ MPPSC की नहीं होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे आप लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस पता है तो आधा तो आप वहीं जीत गए कि मुझे पढ़ना क्या है। भाई फिर आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में टच करेंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर का पढ़ने की, आप उतना ही पढ़ें जितना आपको ज़रूरत है। सर्वज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सेलेक्ट हो जाओ फिर उसके बाद ज्ञान लेते रहना, समझ रहे हो ना। तो स्टार्ट वहीं से करना चाहिए कि क्या सिलेबस में है सबसे पहले, और सिलेबस के लिए ये लोग आपको गाइड करते होंगे सर लोग आपके कि क्या कैसे, क्योंकि इनका निकला हुआ है तो इनको अच्छे से पता है क्या करना है। तो अच्छी गाइडेंस। और सबसे पहले थैंक यू इन लोगों को, इन लोगों ने मुझे आमंत्रित तो किया यहाँ पे, और ये अखिलेश जी हैं और राम रतन जी हो गए, तो इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस जगह पे। मुझे देखने का मौका तो मिला कि हमारे यहाँ एरिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को आगे ले जा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को संचालित कर रखा है, और बड़े अच्छे शिक्षक हैं। आप उनको मैं पहचानता हूँ, आप फिज़िक्स के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो इनके पिताजी से मैंने पढ़ाई भी की हुई है, मेरी स्कूलिंग आपके पिताजी ने मुझे पढ़ाया था, मैथ और फिज़िक्स। तो ये मतलब एक जर्नी होती है। आप लोग जैसे जर्नी शुरू होती क्लास 1 से, कोई ये बोल दे कि हम लोग 2-3 साल किसी इंस्टीट्यूट में गए और बस उनने मुझे पढ़ाया और मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपनी जर्नी शुरू होती है क्लास 1 से। जब हम एक वर्ड, पहला वर्ड जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। वो एक मुकाम पे पहुँचती है जब कोई एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाता है या फिर किसी अच्छी जगह हम पहुँच जाएँ। ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, हम कुछ अलग कर सकते हैं। कोई यूट्यूब चला रहे हैं, बढ़िया काम करेंगे तो बढ़िया है, उसमें भी वो अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। तो बात ये सफल होना ये नहीं होता है कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया बस सब हम अच्छी जगह पहुँच गए बस सफल हो गया, उसका कोई मीन ही नहीं है। हर साल सिविल सर्विसेज में 10,000 लोग जाते हैं अलग अलग स्टेट में, हर साल जाते हैं। ऐसे 10 साल का जोड़ो तो 1 लाख लोग हैं, मैं उसमें कोई स्पेशल नहीं हूँ, ठीक।
मैं एक पार्ट, एक जगह का एक हिस्सा हूँ प्रशासन का, सिर्फ। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बात ये है कि जो आप जैसे आप लोग नीट की तैयारी करें ना, तो उसको सिलेबस को जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको ठीक से करें, और जितना भी आपको समय मिल सके, क्योंकि यहाँ पृष्ठभूमि ये ग्रामीण है थोड़ा, तो टाइम ज़्यादा मिल पाता हो कि कम मिल पाता हो, घर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और फिर सपोर्ट भी कैसे किसको मिल रहा है, सेलेक्ट हो जाओ। एक बार ना हो तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जिसको जो बस पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। माइक एक एग्ज़ाम के बारे में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन जिनको पूछना हो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? गुड क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस इनर मोटिवेशन से आता है कि आपको करना क्या है। जैसे कॉन्फिडेंस डिप करना या अप होना ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है ना। अगर आपको 2-3 दिन में डिमोटिवेशन फील होता है ना, तो मतलब आप नॉर्मल हैं। समझ रहे हैं ना। अगर आप लगातार एकदम मोटिवेटेड हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं, फिर आप ओवर हो गए। समझ रहे हैं ना। तो अगर 1-2 दिन में डिमोटिवेशन फील होता है तो अपने आप को समझाइए कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, अगर मैं उसको क्वालिफाई कर पाऊँगी तो मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगी। पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार निगेटिव चीज़ों को भी समझना चाहिए कि अगर इस एग्ज़ाम में नहीं होता तो मेरे पास क्या रास्ते बचेंगे उसके बाद, ठीक है ना। अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में जो भी आपका टारगेट है, कुछ भी है, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स आपको पता है ना, तो आप एकदम डिमोटिवेट कभी नहीं होते और एकदम बहुत मोटिवेट नहीं होते हैं। तो बीच के रास्ते से चलते रहें, सामान्य बन के रहें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और अपना काम करते रहें। मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? हाँ बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें? एग्ज़ाम होता है और हम एक तो प्रेशर फील कर रहे हैं, इसका मतलब हम सीरियस तो हैं एग्ज़ाम को लेकर के, कि हम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, हमको इसमें सिलेक्शन चाहिए। प्रेशर फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्रेशर 2 तरह का होता है। कुछ लोग प्रेशर लेते हैं तो उनका जो मतलब एफिशिएंसी है पढ़ने की वो बढ़ जाती है, और फिर जब वो प्रेशर बढ़ और ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेस बन जाता है, और स्ट्रेस बनेगा तो एंजाइटी में बदल जाएगा कुछ दिन में। तो धीरे धीरे आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती चली जाती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रेशर तभी तक लें जब तक फ़ायदेमंद है। फ़ायदा नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है ऐसे प्रेशर लेने का। फिर एक एग्ज़ाम में 4 बच्चे जाते हैं, चारों अलग अलग प्रेशर फील करते हैं। उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि वो कितना उसको लेके सीरियस है। समझ रही ना। तो आप अपना काम करिए, खूब पढ़ के जाइए और खूब प्रैक्टिस करिए प्रेशर से बचने के लिए। कि आपको हो सकता है कि अगर वो जो गोला भरने वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, फिल करने वाले, अगर वो है तो उसकी खूब प्रैक्टिस करके जाएं, और उस सेम टाइप के मॉक्स देके जाएं। मॉक मतलब जैसे मान लो ऐसे एग्ज़ाम हॉल मिलता होगा लगभग, है ना। तो आप लोग दूर दूर बैठ के और एग्ज़ाम पेपर को करें, फिर उसमें से अपनी रैंक देखें कि मैं कहाँ आ पा रही हूँ। फिर इस हिसाब से आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सेम फीलिंग आएगी कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, और फिर वहाँ प्रेशर नहीं होता है। तो मॉक्स दीजिए उसके लिए जितना हो सके, जहाँ तक मतलब आपका नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं कि फिर सुबह भी मॉक लगा रहे हैं, दोपहर शाम को भी, ऐसा नहीं होता है। आप 7 दिन पढ़ें, एक बार मॉक लगाएं, फिर अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो 3-3 दिन में मॉक लगा सकते हैं, है ना। ऐसा करके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अपने कंटेंट कैसे मैनेज करें, इतना सारा सिलेबस रहता है तो। हाँ सिलेबस, हाँ, MPPSC जो होता है वो टफ़ नहीं होता है। पहली बात, जिनको लगता है कि ये टफ़ है तो केवल 10 तक का आता है उसमें। 10 तक की कुछ चीज़ें, अब तो धीरे धीरे सिलेबस वास्ट हो रहा है तो और भी ज़्यादा चीज़ें उसमें आने लगी हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई इतना लेंदी है, इतना लेंदी है, आता कुछ नहीं उससे। 30 नंबर का एक यूनिट बनी हुई है, पूरी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ो तो 30 नंबर का आना है। एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, 2 छोटे छोटे आएंगे। तो दिक्कत ये होती है उसमें, ये रहता है कि आप उसको टाइम दीजिए। पहले सबसे पहले सिलेबस को कवर कीजिए कि सिलेबस में से क्या क्वेश्चन आते हैं। मेरा जो तरीका था तो मैं थोड़ा उल्टे दिशा से चलता था। उल्टा ऐसे चलता था कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखता था। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे आइडिया हो जाता था कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार।
जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में हम गए तो वहाँ अकबर है, अकबर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे आइडिया हो गया कि ले दे के अकबर से क्वेश्चन भी पूछेगा ज़रूर, है ना। तो हम उन टॉपिक्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसको पहले करते हैं, फिर बचा कुचा जो नॉलेज हमारे सबकॉन्शियस में रह जाता है उसके बेस पे मैं बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ। ऐसे ही किया मैंने। आप लोग अगर लेंदी सिलेबस है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए और पहले सिलेबस को कवर कीजिए, फिर उसमें से चूज़ कीजिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि असफलता को सफलता में कैसे बदलें? अच्छा क्वेश्चन है आपका। असफलता मिलती है तो वो हमको बैलेंस बना के रखती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको हर बार सफलता ही सफलता मिले ना तो उसमें एरोगेंट आ जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो असफलता आपको बैलेंस बनाती है और आपको ये सिखाती है कि इस जर्नी में आपने क्या सीखा, समझ रहे हैं ना। जर्नी लंबी होती है, कभी हमको अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप मेहनत करती रहेंगी तो अगर असफल हैं आज तो असफल हुई किन कारणों से, वो कारण जिस दिन पता चल जाएगा तो आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे अपने आप। ठीक, तो लगी रहें जब तक नहीं हो पाए, जितना आप टाइम उसको दे सकें उतना दीजिए और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसका क्वेश्चन है? कोई यहाँ पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन सर्विस किए थे यहाँ से आने से पहले। हाँ। तो हालांकि ये हर एक कंपटीशन के लिए अप्लाई होंगे। जैसे आजकल के युवाओं का मस्तिष्क जो मानसिक स्वास्थ्य है वो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या सुझाव है आपका? सुझाव ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे क्या होता है कि थिंकिंग होती है सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा भी सोचता है। तो कुछ लोगों को निगेटिव मोटिवेशन मिलता है, कुछ लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी लोग फेल होने के डर से पढ़ते हैं, कभी कभी लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं। फ़र्क दोनों में होता है। तो ऐसे लोग ये सोच के चलें कि उनके पास, अभी मेरा क्या था कि मुझे ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स निकलते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं निकलते। मेरा उत्तर प्रदेश PCS के थ्रू एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और वहाँ कंपटीशन कुछ ज़्यादा रहता है। तो मेरा जब वो फाइनल लिस्ट आई, सारा प्रोसीजर प्री मेंस वगैरह सब ख़त्म हो गया, जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम ही नहीं आया, समझ रहे हैं ना। जैसे एक सीट के लिए 150 लोगों को बुलाया गया है, मतलब अगर 60 सीट है तो 90 लोगों को बुलाया गया है, तो मैं उस 30 में शामिल हो गया जो बाहर हो गए। तो फिर मुझे पहले दिन तो बुरा लगा, नॉर्मल सी बात है कि लगना भी चाहिए था क्योंकि मैं सीरियस था। तो फिर 1-2 दिन बाद मैंने सोचा कि मेरे पास था क्या जो चला गया, मैंने क्या ऐसा, मुझे मिला क्या था कि चला गया। भाई वो एक एग्ज़ाम था जिसमें मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद थी कि हो जाएगा, मैं क्लोज था। तो एक दिन मेरा ख़राब गया, दूसरे दिन में नॉर्मली मेरा टेस्ट था अगले दिन किसी भी सब्जेक्ट का, मुझे याद नहीं है, मैं बिना पढ़े टेस्ट देने चला गया। अब वहाँ मेरे दोस्त सोच रहे थे कि ये आ कैसे गया आज ही। अब मैं हंस रहा हूँ आराम से एग्ज़ाम, तो मैंने ये सोच लिया मैं तो बैठे बैठे कि मेरे पास कुछ था नहीं, जो भी था तो एक माइंड में था, सबकॉन्शियस में था कि मुझे एक नौकरी मिल रही है और वो नहीं मिली, सीधी सी बात है। तो हो गया, मैं दूसरे दिन का एग्ज़ाम वगैरह। अब वो लोग बोलने लगे कि तुमको बुरा काहे नहीं लग रहा है। मैंने कहा बुरा काहे का लगे भाई। तो ये वो होता है। और माइंडसेट को बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी और समझ के चलना होगा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा। और अगर 1-2 बार असफल हो भी गए ना तो वो तो जर्नी का हिस्सा है ना, बताने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए बाद में कि फेल भी हुए थे। बस पास होते जाएंगे तो फिर कुछ मज़ा ही नहीं आएगा ना लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और इस लाइव के माध्यम से कुछ बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जी, तो उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जैसे 10th ट्वेल्थ के बाद कैसे डिसाइड करें कि जब किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, डॉक्टरी के लिए करना है, या आपको किसी भी आर्मी किसी के लिए,
तो उस स्किल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ये बढ़िया क्वेश्चन था कि एक वर्ड होता है, हम लोग इथिक्स में पढ़ते थे, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ड होती हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे किसी के फादर भले वो कुछ भी काम करते हैं, उनका दिमाग अच्छा चलता है, ठीक है ना, तो मतलब ले दे के उसका बच्चा भी कुछ ना कुछ उसी रास्ते से होते हैं, उसी समझ के होते हैं लगभग। और उसके दो कारण होते हैं, एक तो जीन्स जो हमारे फादर से हम तक आए होते हैं, दूसरा हमको जो माहौल मिला होता है उस चीज़ को लेकर के। तो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमको चूज़ क्या करना चाहिए। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि जैसे 10th वगैरह में किसी को साइंस में अच्छे नंबर मिल गए तो उसने उठा के बायो ले लिया, बस ये उसके दिमाग में बस नीट क्वालिफाई कर दूंगा आगे चल के, ऐसा। और कुछ लोगों को गणित में क्या है कि गणित में नंबर थोड़ा सरल है, 10th की मैथ और याद भी हो जाती है, तो उसमें नंबर मिल गया, सब मैथ लेके बैठ गए। तो सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि जो हम 10th वगैरह में जो पढ़ते हैं ना, वो बहुत कम चीज़ें हैं, इतनी कम है ना कि उसके बेसिस पे हमारी क्षमताओं का आकलन नहीं किया सकता। किसी बच्चे को अगर 0 नंबर भी मिला है ना, तो उसकी क्षमता 0 नहीं है, और किसी को 100 मिला है तो उसकी क्षमता 100 नहीं है 10th वगैरह के बेसिस पे। 12th को एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस लेंदी होता है और उसमें उसको समझ के करना पड़ता है, याद तो कर नहीं सकता कोई इसको इतना ज़्यादा, तो एक बार वहाँ से हम समझ सकते हैं। और फिर वहाँ से मतलब ऐसा नहीं सोच के चलें कि मैं ये विषय में ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो मेरा इसमें होगा। सर पीछे आवाज़ नहीं जा रही है, सर पास में रखेंगे, आवाज़ सही है इसको। हाँ सर, थोड़ा सा तो ये सिर्फ इस चीज़ से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मुझे इसमें 100 नंबर मिले हैं तो मैं गणितज्ञ हो गया आज से, या कि मुझे 80 नंबर मिले हैं तो मैं साइंस का बहुत बड़ा जानकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, कुछ लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, नॉर्मल बात है, मुझे भी नहीं आता, ठीक। फिर हम उसी को दोबारा पढ़ते हैं, तो जो चीज़ें पहली बार में समझ नहीं है वो दोबारा आ जाती हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं। मेरा खुद का बैकग्राउंड गणित का रहा है और सिविल सर्विसेज का मेजर बैकग्राउंड आर्ट्स का है, समझ रहे हो ना। तो और मुझे 10th में मैथ में शायद 100 नंबर मिले हैं, मैंने गणित लिया और 12th में भी मैथ में 97 नंबर मुझे मिल गए थे। अब इस बेसिस पे तो मुझे बैंकिंग वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, सस्ती बैंकिंग सब की, या फिर समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। पर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया, उधर भी सफल हो गया, ठीक है ना, वो भी पहले प्रयास में हो गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि किसी विषय में कोई स्टूडेंट पे डिफरेंस होता है। कोई स्टूडेंट इतने सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के कि वो कर ही लेते हैं, कैसे भी करके वो कर ही ले जाएंगे एट लास्ट। एक बार नहीं होते, दोबारा होते, तिबारा होते, समझ रहे हैं। हो सकता है कि मैं अगर गणित से बैंकिंग वगैरह की तैयारी करता तो मुझे 4-5 साल में लगते, एक जेन्युइन सी बात है। पर अगर मैंने मेहनत की तो बैंकिंग वगैरह में जो जॉब मिलती है उससे तो बेहतर है जॉब, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा टाइम लिया तो थोड़ी जगह अच्छी जगह पहुंच गए। ऐसे आप लोग भी करें। और ये मान के बिल्कुल ना चलें मैंने गणित में नंबर पाए थे और आर्ट्स में आ गया, मेरे दिमाग में भी एक बार घुस गया था, तो मैं 6 महीने उससे पीड़ित रहा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब कैसे करना है इसको। अब मुझे लगता था कि अगर मैं बैंकिंग की तैयारी करता तो शायद मैं जल्दी सफल हो जाता, मुझे जल्दी जॉब मिल जाती। तब तक ये दिमाग में नहीं था कि क्या बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना, DSP बनना। तब तक तो ये था कि कुछ भी मिल जाए, पटवारी में मिल जाए, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद में ये फील होता है तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी क्षमताओं को समझ लें कि मैं कितने घंटे से मेहनत कर सकता हूँ और मेरा दिमाग किस पैटर्न में काम करता है। मेरा दिमाग नंबर्स को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, पर मेरा जो पढ़ाई है वो शब्दों की है, जगह की है, नंबर्स की नहीं है। तो मैं इधर भी सफल हो गया। तो मैं ये बोल ही नहीं सकता हूँ कि गणित को जानने वाले लोग आर्ट्स में सफल नहीं हो सकते। मेहनत करने वाले लोग हर जगह सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है टाइम को मैनेज करने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या वर्किंग
पर्सन हो या फिर कोई गृहिणी हो या कोई एक घर का कार्य कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर एक स्टूडेंट है तो वो कैसे टाइम मैनेज करे, अगर वो 12वीं पास करने के बाद सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम की, तो साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहा होगा और साथ में अगर वो घर में रह रहा है तो माता पिता की बातों को और परिवार और समाज को देखते हुए चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे उठें, वो थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। जनरली सबको 24 आवर्स मिलते हैं, क्योंकि सबके लिए सूरज उधर से ही निकलता है, अस्त भी उसी टाइम में होती है। तो सबको 24 घंटा मिलता है, 24 घंटा हमको यूटिलाइज करना है। तो कुछ लोग हायरार्की बना के रखते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दोबारा करना है, कौन सा दोबारा करना है। तो वो आपकी सीरियसनेस होती है कि आप सबसे पहले क्या करना चाहें। मेरा ये था कि मैं सुबह उठ के पहली सिटिंग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता था कि अगर पहली सिटिंग अच्छी हो गई तो बाद में डिस्टर्बेंस होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, फिर अगले दिन पहली सिटिंग अच्छी कर लेंगे। तो जैसे जो लोग यहाँ हैं या गृहिणी हैं तो उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कम्पिटिट तो उनको उन्हीं से करना है ना जिनके पास 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए। वो 12 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मतलब अपनी इम्पोर्टेंट काम की हायरार्की बना लेनी चाहिए और किन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं। जैसे किसी सोशल कार्यक्रम वगैरह में शामिल होना कंपल्सन नहीं होता है कि आप जाओगे उधर, सीधी सी बात है। कंपल्सरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप वहाँ जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्तों के साथ 2 घंटे गपशप रोज़ करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मतलब ऑप्शनल है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, आपको ये करना है कि नहीं करना है। तो अगर कोई कंपल्सरी काम है तो उसको आप करो, लेकिन जो चीज़ें कंपल्सन में नहीं है कि जहाँ ऑप्शनल है वहाँ आप टाइम अपना बचा सकते हैं और उस टाइम को बचा करके इधर। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने टाइम की एक वो लिस्ट बना लो कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। जैसे मैं 8 घंटे सो रहा हूँ तो फिर 16 घंटे मेरे पास बचे, 1-2 घंटे खाने नहाने में चला गया, उसके बाद जो 14 घंटे बच रहे हैं उनमें खर्च कहाँ कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता चला कि 4-5 घंटे मोबाइल में खर्च कर रहे हैं उसमें, तो वो भी तो नुकसान है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम है। और एक दिन में 7-8 घंटे कोई पढ़ रहा है रोज, तो मुझे नहीं लगता संसार का कोई भी एग्जाम है, कोई भी स्किल है सीखी नहीं जा सकती, समझ रहे हैं ना। और 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ सकते हैं। काम करने के बाद, नहाने के बाद, सोने के बाद, हेल्प करने के बाद 8 घंटे आपके पास होता है। तो आप अपना टाइमिंग फिक्स करें और एनर्जी जब सबसे हाई हो तब पढ़ें। उसका सबसे अच्छा सुबह क्यों पढ़ते हैं भाई, हम जगह होते हैं, हमारा दिमाग सबसे तेज उसी टाइम पे काम करता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा दिमाग थकता है, दिन के कामों से, विचारों से, उलझनों से धीरे धीरे थकता जाता है। तो सुबह के टाइम 3-4 घंटे जम के पढ़ाई करो, बाकी टाइम अगर 1-2 घंटे भी निकालोगे ना पर्याप्त है। तो सुन लिया, डिप्टी कलेक्टर जी ने बोला है कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है। 7 से 8 घंटा आपको 24 घंटे में निकालना है, फिर लग जाओ उसमें, ठीक है। सर ऐसा होता है कभी कभार कि बच्चे जब एडोलेसेंस में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तो गलत संगति में पड़ जाते हैं। ये सबके लिए। तो अगर कोई गलत संगति में पड़ गया है तो उससे कैसे निकले, अगर कुछ गलत आदतें उसकी हो गई हैं उसमें कैसे सुधार किया जाए, और अगर कुछ बच्चे हैं जो ऐसे नहीं हैं उन चीज़ों से कैसे बचें। जैसे एग्ज़ाम के लिए अगर कोई एक्टिविटीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बीट किसी चीज़ के खाने की लगी या फिर कुछ देखने की हो गई या कहीं घूमने की हो गया, तो इस चीज़ के बारे में समझते हैं गलत संगति से कैसे बचा जाए। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब हमको चीज़ों की उतनी समझ ना हो, देखो समझ आता है एक्सपीरियंस से। अगर आप किसी चीज़ को समझने लगो, आप उससे एक बार मतलब गो थ्रू हो जाओ, समझ जाओ कि उससे क्या होता है इस चीज़ में, तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है ना तो सही और गलत चीज़ों को डाइवर्स करना सीख लेता है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पहली
पहली बार। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा 15-16 साल का है तो उसके माता पिता पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ रहता है, क्योंकि एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट 3-4-6 घंटे से ज़्यादा किसी बच्चे को अपने पास नहीं रखता है। तो अगर वो बोले कि किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, क्या संस्कार है तुम्हारे, तो इंस्टीट्यूट संस्कार के लिए नहीं बना है, वो शिक्षा दे रहा है। संस्कार घर से ही मिलते हैं, घर वाले ही सिखाते हैं कि आपको कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, इसको इथिक्स कहते हैं हम लोग, शिष्टाचार। तो अगर कोई बच्चा गलत संगति में है तो वो हमारा ही बच्चा है, हमारे देश के ही लोग हैं, समझ रहे हैं। उनको उससे निकालने की जिम्मेदारी माता पिता की भी है, इंस्टीट्यूट के ओनर्स की भी है, समाज की भी है, सबकी होती है। मेरी खुद है, एक सोशल पर्सन होने के नाते मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत रास्ते में है तो मैं उसको सही गलत के बीच का अंतर बता के वहाँ से हटाऊँ। तो सभी लोग मिल करके, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनसे नफरत करने की या उनसे घृणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खुद के दोस्त हैं जो ड्रिंक्स करते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो जितना हो सकता है मैं उनको इस तरह से पॉजिटिव बातें बताता हूँ कि यहाँ अगर टाइम तुमने गंवाया तो बाद में तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 25 साल बीत जाता है तो फिर कोई भी नया काम शुरू करना और उसमें सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनमें जितना हम अर्ली 20s में अपनी कर पाते हैं, अर्ली 20s में हमारा एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि मतलब अगर आपने वहाँ मेहनत कर दी 1 साल तो संसार का कोई एग्ज़ाम, कोई काम कठिन नहीं होता है। 1-2 साल मन लगा के, और क्या होता है कि हमारा दिमाग ग्रोथ करता है उस टाइम पे। फिर इसके बाद हम स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी होती हैं वही बैठ जाती हैं। अगर हमने किसी चीज़ को अच्छा समझ लिया ना तो वो दिमाग में हमारे बैठ जाता है अर्ली 20s के बाद, फिर उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन। ये बहुत कठिन काम होता है। अगर कोई चीज़ निगेटिव की तरफ चली जाए तो उसको निगेटिव से पॉजिटिव आना तो हमारे घर के, समाज के हर पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको उस रास्ते से बाहर निकालें। उनका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग आवारा कहते हैं, घूम रहे हैं, तो उनसे उनको बचाना ज़रूरी है। और आपको अगर मिलते हैं ऐसे बच्चे तो आप उनको समझाएं। हो सकता है कि वो आपसे बदतमीजी भी करें, पर इस बेस पर उनको जज करके छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए फिर घातक हो जाएंगे। मैंने कई जगह से, कई सोर्स से लेके निचोड़ के निकाला है। इसके अलावा भी इस बीच में किसी के क्वेश्चन हो तो वो हाथ उठा के पूछ सकता है, ठीक है? आप लोगों को मतलब जो भी क्वेरीज आती हों, अब ये है कि आपके एग्ज़ाम नीट वगैरह के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, सही बात ये है, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ रहा हूँ। उसके अलावा जैसे आपको पढ़ने में या फिर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप लोग उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एथिकल, नॉन एथिकल, जैसा भी हो। जी। सो आराम से। ठीक है, जैसा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछता हूँ सर। वेस्टर्न कल्चर के चलते युवा प्रेम संबंध ब्रेकअप के चलते अपने परिवार और भविष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बचने के लिए और ऐसी स्थिति में एक बंद करना पड़ेगा, फोन और माइक अलग रखना है, ठीक है सर। वेस्टर्न कल्चर के चलते और युवाओं में प्रेम संबंध ब्रेकअप ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसके चलते वो अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वक्त से भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको संजोया जाए, कैसे उनको मार्गदर्शन किया जाए और एक सही रास्ते पे लेके लाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बात कही है, उनका मैंने दर्शन पढ़ा था एक बार क्या कई बार पढ़ा है सिलेबस में। तो उन्होंने कहा था कि हमको सिर्फ विज्ञान और सिर्फ धर्म यानी शास्त्र, ये दोनों चीज़ें ही एक साथ ऊंचाई पे नहीं ले जा सकती। अगर कोई सिर्फ विज्ञान में है इसका मतलब वो अंधकार की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा, समझ रहे ना।
वहाँ मोबाइल रखना है क्या? मोबाइल मेरे पास है। पकड़ा दीजिए। छोटा वाला ऐसे ही बोल दिए। हाँ इतना पास। हेलो। हाँ सर। आवाज़ तो मैं बोल रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ साइंस या सिर्फ धर्म, धर्म का सीधा सा मतलब देखो, एक होता है पाश्चात्य, एक होता है पूर्व। तो पाश्चात्य पश्चिम, एक होती है रेखा है, उस रेखा के पूर्व साइड में हम लोग रहते हैं और पश्चिम साइड में वो लोग रहते हैं जो जिसमें अमेरिकन्स आते हैं, जिसमें मूलतः ब्रिटिश लोग आते हैं। तो उनको पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, हमको पूर्व की संस्कृति कहते हैं। और हम लोगों को पिछड़ा माना जाता है कि हम लोग जो है तो समझदार नहीं हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं, हम नहीं। तो उसमें ये रहता है कि ये प्रेम संबंध वगैरह, तो ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे पहले विवाह हो जाता था 18 साल 19 साल के अंदर सबकी शादी हो जाती थी, ठीक है ना। तो प्रेम संबंध जैसे ऐसी कोई देखने को मिलता नहीं है। आज जब बच्चों की शादी 25, 26, 27 साल की उम्र में हो रही है, 28, 30 में हो रही है, तो प्रेम संबंध होना बहुत नॉर्मल बात है। और मुझे लगता है कि अपनी सोसाइटी को भी इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स तब आती है कि जब दो अलग अलग माइंडसेट के बच्चे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहते हैं, फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक। तो दिक्कत वहाँ है। तो हम लोगों को लगता है कि 1-2 सेशन सिर्फ इसी बारे में होना चाहिए कि अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं तो वो पर्सन जिससे आप जुड़े हुए थे वो कोई यूनिक नहीं है संसार का कि वो बहुत समझदार, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है ना। उसके जैसे आपको इस जर्नी में बहुत मिलेंगे, समझ रहे हो। एक जाकिर खान है, वो बोलते हैं जिसके लिए आज आप रो रहे हैं ना, बाद में याद भी नहीं आएगा कि वो कौन था और गया कहाँ, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कैरियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने अर्ली 20s 20 से लेके 25, 26, 30 तक अगर आपने सेटलमेंट नहीं बनाया, अपने आप को कहीं स्टेबल नहीं किया, तो कहीं लोग खड़ा नहीं होने देते हैं, समझ रहे हो ना। ये दिक्कत है कि वो बाद में पहचान इसी चीज़ की होती है कि तुम क्या करते हो। जैसे मुझसे लोग अभी 6 महीने पहले और 6 महीने बाद की स्थिति बता रहा हूँ। 6 महीने पहले भी मैं इतना ही जानता था, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत पहले दिए हुए हैं जिनका, तो मुझे इतना ही नॉलेज पहले भी था, लेकिन मेरे पास कुछ ठप्पा नहीं था कि मैं क्या हूँ। फिर मेरा ये जून में रिजल्ट आया और इसी PSC के थ्रू एक बार मैं और सिलेक्ट हो चुका हूँ। पीछे CTO का पद होता है, वाणिज्यिक कर अधिकारी उसको कहते हैं, शायद लोगों को कम पता होता है, तो उसमें सेलेक्ट हुआ। तब से मेरी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर 24 घंटे में अगर एक बच्चा है जिसके पास ये सारे झमेले नहीं हैं, तो वो 24 घंटे में 8-10 घंटे यूज़ कर सकता है पढ़ाई लिखाई में, और कंपटीशन तो उसी से है ना आपका। तो अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया, फिर टाइम के साथ साथ दिमाग आपने कहीं और अपना लगा के रखा हुआ है, इंगेज्ड है आपका दिमाग कहीं पे, तो उतना टाइम मिलता नहीं है और वो स्पेस भी नहीं मिलता है। सबके पास सीमित है, समय भी है, दिमाग भी है, तो आप जितना उसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सही दिशा में यूज़ करेंगे तो सफल हो जाएंगे, गलत दिशा में करेंगे तो बस खड़े रह जाएंगे साइड में। किसी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो? एग्ज़ाम ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता कि बहुत पढ़ लिए और बड़े जानकार हो गए, सब जगह बहस कर रहे हैं तो आप बड़े होशियार हो गए। बहुत गलत बात है, लोग समझते ही नहीं हैं। और एग्ज़ाम निकलता है सही डायरेक्शन में पढ़ने से, सही चीज़ों को पढ़ने से, कि आपके पास जितना भी टाइम हो उसको आप सही डायरेक्शन में पढ़ो। जैसे सिलेबस इतना नहीं है कि वो हमारे ज़िंदगी के 4-6 साल लेके चला जाए, समझ रहे हो ना। सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, उसकी समझ हो जाए हमको और एक्यूरेसी हमारी अच्छी हो जाए, मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ रखा है उससे गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कभी सोर्स नहीं चेंज किए,
कि मैं एक बार इसको पढ़ाऊँ फिर बदल के इसको पढ़ूँ फिर उसको पढ़ूँ। ऐसा पढ़ेंगे दिमाग में कचड़ा हो जाता है, ना चीज़ें समझ आती हैं क्या है क्या नहीं है, समझ रहे ना। तो सिलेबस पहले, सबसे पहले सिलेबस को समझें कि सिलेबस में है क्या और एग्ज़ाम में क्या आता है, दोनों चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं आप उन्हीं को पढ़ो, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। ज़्यादा पढ़ोगे ना तो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई और मिल जाएगा, वो बहस में हरा देगा बाद में, समझ रहे हैं ना। तो अपना काम कीजिए, जो चीज़ें सिलेबस में लिखी हैं उसको पढ़ो और खूब प्रैक्टिस करो उसकी, कि वो जो चीज़ें आपने एक बार पढ़ रखी है तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। और रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहें, रिवीजन होगा कोई चीज़। क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को बहुत पढ़ के गए हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए, तो हम वहाँ जाते हैं तो हमको धुंधली याद उसकी रह जाती है कि ये चीज़ याद ही नहीं आती है। तो जब आप रिवीजन करके आते हैं ना, वही ना बोलते हैं कन्फ्यूजन मेरे 6 गलत हो गए। कन्फ्यूजन नहीं हुआ, रिवीजन नहीं था ना, तो कन्फ्यूजन हुआ। और अगर रिवीजन होता तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं है, समझ रहे ना। तो सिलेबस को देखें, पढ़ें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, आराम से निकलेगा। आजकल लोग अपने तक सीमित हैं और समाज के लिए उनका दायित्व तो क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भूलते जा रहे हैं। और इसकी वजह से काफ़ी लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। तो आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों का समाज में सामाजिक भूमिका और वेलफेयर के लिए कैसे इनकी भूमिका बढ़ाई जाए, सेल्फ सेंटर्ड से सामाजिक तौर पर। तो मनोविज्ञान में एक टॉपिक होता है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी में क्या होता है कि वहाँ कई तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो इसमें भी 2 तरह की विचारधाराएं चलती हैं। तो एक विचारधारा पर्सन से शुरू होकर सोसाइटी की तरफ जाती है और दूसरी विचारधारा सोसाइटी से होकर पर्सन तक आती है। वो लोग बोलते हैं कि अगर समाज बना रहेगा, राष्ट्र बना रहेगा तो इंसान बना रहेगा, पर्सन बना रहेगा। और जो वेस्टर्न फिलॉसफर हैं वो बोलते हैं कि अगर पर्सन ही नहीं बचेगा, हमने पहले पर्सन आया है, फिर उसने समाज बनाया है, फिर उसने राष्ट्र बनाया, फिर उसने राज्य व्यवस्था बनाई, फिर उसने प्रधानमंत्री का पद बनाया, तब एक पर्सन इतना पॉपुलर और इतना पावरफुल हो जाता है। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और समय समय पर दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो देखो, अगर सेल्फ सेंट्रिक हैं अपनी सफलताओं के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होता भी नहीं है और समाज हमको रिकॉग्निशन भी नहीं देता है, वो पहचान भी नहीं देता है कि हम कौन से पर्सन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं। पहले वो हमको बिल्कुल पहचान नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी खुद की हैसियत बनती जाती है, किसी चीज़ के बारे में समझ बढ़ती है, पहुँच बढ़ती है, पावर बढ़ती है, पहचान बढ़ती है, तो समाज से भी रिकॉग्निशन हमको मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने आप को स्टेबल करो, जो स्टूडेंट हैं। और हर समाज में एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता है। स्टूडेंट है तो वो अगर अच्छा पढ़ेगा और लोगों को मतलब अच्छा पढ़ेगा, अच्छी जगह पहुंचेगा तो अपने लोगों की मदद कर पाएगा। मैं प्रशासन में अगर गया, मान लो मैं पहुंचता हूं कुछ दिनों में, तो मैं अपने लोगों की वहां से हेल्प कर सकता हूं जो इतने टाइम से किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो मेरे थोड़े से प्रयास से उनको उसमें सफलता मिल जाए, उनका काम हो जाएगा। तो अगर मैं पहले खुद पे सेंट्रिक होकर के यहाँ तक पहुँचा, तो अब मेरा कर्तव्य होता है कि समाज ने मुझे इंस्टीट्यूट्स दिए पढ़ने के लिए, घर से मुझे पैसा मिला, सपोर्ट मिला और लोगों का प्यार मिला, तो उस चीज़ के लिए हमको समाज को उस चीज़ को वापस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए करें, फिर सेल्फ सेंट्रिक ना रहें। स्टार्ट में अगर आप सेल्फ सेंट्रिक, जब कुछ नहीं है तो सेल्फ सेंट्रिक रहिए कि कुछ बन जाए, लेकिन जब कुछ बन जाए तो फिर आपका दायित्व तो बढ़ जाता है, आपको समाज के लिए फिर करना चाहिए। और पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है, कोई मेरे से परे भी सोच सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चे जब कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई कंपटीशन करते हैं, तो असफलता पाने के बाद उनके अभिभावक उन पर दबाव बनाते हैं, मानसिक दबाव बनाते हैं, जिसके चलते कुछ बच्चे बागी हो जाते हैं, छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग मानसिक तौर पे ग्रसित हो जाते हैं और ये विकराल रूप ले आया। तो इसके लिए अभिभावक को कुछ आप सुझाव देना चाहें और बच्चे कैसे इसको ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ढालें या कैसे डिफेंड करें, और अभिभावक को भी समझाएं कि मैं इस एग्ज़ाम को इस बार नहीं निकाल पाया, प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी तरह तैयारी करूँगा, अपनी लर्निंग को अच्छी तरह से करूँगा और निकाल दूँगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुझाव।
ये बहुत कॉमन सी बात है कि जिनके माता पिता ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं वो सामान्य रूप से अपने बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनसे जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। ये मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। इसमें से मतलब मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि 60% बिना पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाएँ। उसके पीछे 2-3 कारण होते हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है उतनी की नहीं है कि वो सपोर्ट कर पाएँ। अगर वो लगातार कर्जे में जा रहे हैं तो दबाव बनाना स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें दोनों पक्षों को समझना ज़रूरी है। जैसे अगर स्टूडेंट है तो वो अगर अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ कर रहा है, मैक्सिमम पढ़ाई कर रहा है, तो मोर एंड लेस वो सफल ज़रूर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन अगर उसने अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ की और उसके बाद वो नहीं कर पाया, तब यहाँ आता है रोल अपने माँ बाप का। क्या होता है कि जब सफल होता है कोई ना तो उसका डंका बजता है, और जब कोई असफल होता है ना तो वो अकेला ही लड़ता है। और उस अकेले की लड़ाई में अगर उसके माँ बाप भी उसका सपोर्ट ना करें ना तो वो टूट जाता है, फिर उसका बागी होना स्वाभाविक है। तो इसमें माँ बाप को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरा बच्चा सीरियस है और पढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप ने इतनी कठिन परिस्थितियों से निकाल के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, पढ़ाया है, तो उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनके पैसे को सदुपयोग करें, उनके पैसे का और उनके दिए हुए समय का। कर्ज लेके अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका सफल होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहे जिस एरिया में। तो दोनों लोग सामने बना के चलें, कोई एक पक्ष इसमें दबाव ना महसूस करे कि सिर्फ माता पिता ही सपोर्ट करते जाएं, बच्चा वहाँ वेस्ट करता जाए चीज़ों को। तो दोनों तरफ से समझना ज़रूरी, स्टूडेंट भी समझे और माँ बाप भी समझें कि अगर बच्चा असफल है तो उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने किसी से बात किया, उनको बताया कि जब से कलेक्टर जी आ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन है कि मैं प्रीलिम जो एग्ज़ाम है वो हर बार निकाल लेता हूँ, लेकिन जब मेंस का एग्ज़ाम है उसमें कभी कभार मैं टाइम मेरे को नहीं होता 11 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे 8 या 10 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन को स्ट्रेटेजाइज करूं, फिर उसको पेन एंड पेपर से उसको प्रॉपर लिखूं और इस तरह से लिखूं कि प्रॉपर हैंड राइटिंग मेंटेन रहे और साथ साथ वो इस तरह से उत्कृष्ट हो कि एग्जामिनर उसमें अच्छे नंबर दे। ये चैलेंजेस काफ़ी बच्चों को आ रहे हैं जो प्रीलिम निकाल पा रहे हैं लेकिन मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिस करें, उसके बारे में थोड़ा। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑप्शनल होता है कि आपके पास आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, आपको दिए हुए 4 में से पहचानना है कि कौन सा वाला सही है इनमें से। तो कभी कभार क्या होता है कि चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं, फिर भी हम मतलब समझ जाते हैं कि ये वाला हमारा दिमाग क्लिक कर रहा है, कभी ना कभी हमने इसको पढ़ा है तो ये वाला आंसर हो सकता है। ये है प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स जिनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा चलता है उनका कभी नहीं रुकता। एक बच्चा जिसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा चलता है, उसको चीज़ों के आगे पीछे की समझ है, तो प्रीलिम्स मोर एंड लेस निकाल ही ले जाएगा। अब आती है मेंस की। आखिर में सिविल सर्विसेज ने 6 पेपर 6 दिन लगातार क्यों बनाए, समझने की ज़रूरत है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छा पढ़ के गए ना, बहुत सारा पढ़ के गए ना तो आपका हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो बहुत गलत बात है। मैंने अपना पिछला अटेम्प्ट बिना पढ़े दिया था, मेंस का पिछला अटेम्प्ट, पर कॉन्फिडेंस मेरा ठीक था और मुझे पता था कितने मिनट में क्या करना है, इतने मिनट में इसको कर ही देना है, नहीं तो तुम गए। मैं ये बोलता हूँ कि 15 मिनट में 3 मार्कर करो और फिर 5 मार्कर के लिए आपको 3 से 3.5 मिनट एक पेज लिखने के लिए होता है वहाँ। तो उससे अगर आपने ज़्यादा 10 सेकंड भी लिया ना तो आप गए, समझ लो वहीं से। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। अभी इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन उनके स्पेस होती थी वो बढ़ा के 5 मार्क्स कर दिया, तो वो थोड़ा सा मानसिक तौर पे प्ले कर रहा है MPPSC। तो उसमें कैसे करें कि पेज फिल करें या फिर 3 मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आधा छोड़ दें। 2019 में जब मैं मेंस देने वाला था तो पहले आयोग ने, हमारे माननीय आयोग जी ने क्या किया कि कॉपी जो जारी की उसमें उनने 11 लाइन या 10 लाइन दिया कि 10 लाइन में आपको 5 मार्कर लिखना है। हम बड़े खुश हुए, उससे पहले एक पेज लिखना पड़ता था। तो ये हुआ कि स्पेस घटा है तो टाइम बचेगा, तो अच्छे से आंसर अटेम्प्ट करेंगे। जब हम अब हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की उसी में चल रही, जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने जैसे ऐसे मैं चोरी भी करता था थोड़ा सा, मैं पहले ऐसे देख लेता था कितना पेज है इसमें, कितने पेज लिखना है। मैंने उठा के देखा तो पेज पूरा था, पूरी में लाइन खींची थी।
मैं खुद ही चकित हो गया। फिर मुझे लगा एक में होगा, सारे में नहीं होगा। फिर पलट के अगला वाला देखा मैंने, उसमें भी था। अब वहाँ मेरे दिमाग में आया, अब तो तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब यहाँ से कुछ बचा नहीं है, या तो अटेम्प्ट करो नहीं बाहर हो जाओ। तो फिर मेरे दिमाग में था कि जिंदा बचें कि ना बचें परीक्षा के बाद, अटेम्प्ट जरूर करेंगे इसको। हो गया, फिर अटेम्प्ट कर डाला। ऐसा इस बार जानते हो 3 मार्कर में नहीं हुआ, 5 मार्कर में हुआ है। 5 मार्कर में पहले एक पेज में दो 5 मार्कर हुआ करते थे पिछली बार 20 और 21 में, और इस बार क्या किया है कि उसने 5 मार्कर के लिए पूरा पेज दिया है, लेकिन उसने एक जगह लिखा हुआ है कि 7 या 8 पंक्तियों में लिखें उसको। तो मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं ऑनलाइन सोर्सेज से, तो मैंने उनको यही बोला कि तुम स्मार्ट आदमी हो भाई, तुम छोटा सा इंट्रो बनाओ, बीच में 1 लाइन 1.5 लाइन छोड़ दो इंट्रो के बाद, फिर बॉडी लिख दो, फिर नीचे 1 1.5 लाइन छोड़ दो। वो खुद ही, उसको समझ नहीं आएगा कि इसने पूरा किया है कि छोड़ा है। सेम चीज़ मैंने भी की थी। तो मैंने कहा कि तुम स्मार्ट इनफ हो, 3 घंटे तुम्हारा है, वहाँ बैठोगे 3 घंटे तुम्हारे ही है। अब तुम वहाँ कैसे यूज़ करोगे अपना टाइम, वो तुम पे डिपेंड करता है। मैंने उसको यही बोला कि ठीक है, जब पहले दिन आता है तो कोई बता भी नहीं पाता है भाई। वो गए पेपर दे, जब वो पेपर सर्कुलेट हुआ हर जगह, फिर वायरल हो गया, हमारे पास पहुंचा, तब उनको पता चला ये तो इनके साथ धोखा हो गया। और थोड़ा आयोग को इसमें ये करना चाहिए कि पहले वो बता दें कि हम कितने पेज आपको देंगे। हो सकता है कि आयोग ना रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए, उसका मन है वो कैसे भी परीक्षा ले सकता है। और रही बात, जब पेज बढ़ता है ना, तो वो सिर्फ उनके लिए नहीं बढ़ा होता है, सबके लिए बढ़ा होता है, सबके लिए चैलेंजिंग होता है। कुछ लोगों को फ़ायदा देता है, कुछ लोगों को नुकसान देता है। जेन्युइन सी बात है, सामान्य बात है। तो जो भी सामने है उसको अटेम्प्ट करें, और जब प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तो हमेशा 2-3 मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि 1 घंटे, जैसे 1.5 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे 27-28 मिनट मेरा पेपर हो जाए। मान लीजिए परिस्थितियाँ विपरीत हुई हैं, आपको तो 3-4 मिनट आपके पास होना चाहिए। और जब 10 क्वेश्चन हैं तो 8 क्वेश्चन अच्छे से लिख दो, 2 क्वेश्चन आप 5 मिनट में अटेम्प्ट कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये जिनने भी पूछा है तो उनको ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि आप स्मार्ट इनफ हो, आपने इतने दिन तैयारी की है, आपको पता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। नहीं हो पा रहा है अगर, तो आप 8 क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट करो, 1-2 क्वेश्चन जल्दी में कर दो, उसको पॉइंट्स में करो, गोला बना के कर दो, कुछ भी कर दो, पर करो जरूर उसको। सर जैसे जनरल नॉलेज जो है या करंट अफेयर्स है तो बहुत वास्ट है, इसके लिए कुछ बुक लिस्ट बताएंगे, कौन कौन से बुक लिस्ट आपने फॉलो किया था, या कौन से पब्लिकेशंस की बुक्स फॉलो करनी चाहिए, या फिर कोई ब्लॉग्स है या फिर ऑनलाइन चैनल है, वो थोड़ा सा बताएंगे। अब देखिए, करेंट अफेयर्स जैसे मेंस, प्रीलिम्स में तो ये रहता है कि वो करेंट अफेयर्स का एक यूनिट है, वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा पता नहीं है, पर उसके कुछ तरीके होते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर के जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो देखते हैं कि स्पोर्ट्स के सेक्शन से खूब सारे करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ के करेंट अफेयर्स वो देख सकते हैं बच्चे। और जब मेंस की बात आए तो मेंस के लिए उनको क्या करना चाहिए कि जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उसने दिया हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था, तो जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। आकार आप 2020 का तो लिख नहीं सकते, 23 का लिखोगे। तो बच्चों को समझने की ज़रूरत है सिलेबस को देख करके कि क्या करंट अफेयर्स पूछ सकता है, और मेंस में इतना रोल नहीं रहता करंट अफेयर्स का। मैं तो कई बार बिना पढ़े भी दिया हूँ, करंट अफेयर्स नहीं देखता था, मुझे 20 वाला याद है, उसी में मैंने 2-4 लाख करोड़ बढ़ा दिया और लगभग लिख के इतने करोड़ ऐसे करके या परसेंट लिख के निकल गए। सामने वाले को पता ही नहीं चलता है किसने सही लिखा कि गलत लिखा, नंबर दे के निकल गया, नंबर से मतलब है। तो इतना रोल ना, उतना स्ट्रेस ना लें उन चीज़ों को, कीप इट सिंपल, सिंपल रखें, सिलेक्शन हो जाता है। बोलना चाहूँगा। हाँ, आप लोगों ने 10th 12th फेल पिक्चर देखी है? तो उसमें वो एमपीपीएससी की तैयारी करने ही जा रहा था, शुरुआत में ग्वालियर में यूपीएससी कर रहा है, तो वो पिक्चर जरूर देखना आप लोग, तब आपको समझ में आएगा एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होती है, कितना टफ होता है। तो उसी में 15th रैंक इनकी मिली है, तो इन्होंने बहुत ही कॉम्पिटिशन में वो किया है, पार्ट किया है। तो आप लोग ये कि मोटिवेट का बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपके मऊगंज में रहते हुए हिंदी मीडियम के छात्र गौरी स्कूल में पढ़े हैं और आज बड़ी पोस्ट मिल पाई है। तो आप सब लोग मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। आखिरी बात, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। जो भी करें अच्छे से करें, जितनी मेहनत हो सके उतना ही करें, समझ रहे ना। और ये ध्यान रखें कि मुझे करना। तो ये MPPSC 2019 का रिजल्ट अभी आया, हालांकि
हालांकि परीक्षा बहुत पहले हुई थी और उसमें मुझे 15th रैंक मिली है, मतलब लगभग